वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे मोमेंट डिस्ट्रीब्यूशन मेथड के बारे में। यहाँ पे सबसे पहले तो मोमेंट डिस्ट्रीब्यूशन मेथड समझने से पहले आपको कुछ एक चीज़ें समझनी पड़ेंगी। जैसे कि सबसे पहले आता है कैरी ओवर मोमेंट। अब कैरी ओवर मोमेंट क्या होती है? एक ऐसी मोमेंट जो कि इंड्यूस होगी एट द फार एंड ऑफ अ बीम। जब हम एक एंड पे, सपोज हमारे पास ये वाली एंड है और हमने यहाँ पे मोमेंट लगाई कुछ, ठीक है। तो ये एम मोमेंट हमारे लगाने से दूसरी जो ये वाली फार एंड है, इस पे कितनी मोमेंट इंड्यूस होगी, वही होता है उसका रिजल्ट जो होगा ना, वही हो जाएगी कैरी ओवर मोमेंट। Moment induced at the far end of a beam or member as a result of an applied moment or distributed moment at its near end। ठीक है, जैसे हमने यहाँ पे m मोमेंट लगाई, तो फार एंड अगर हमारे पास फिक्स्ड होगा ना, तो यहाँ पे ये आ जाएगी m/2 सेम डायरेक्शन में, क्योंकि ये पॉजिटिव है ना m/2, तो ये आ जाएगी सेम डायरेक्शन में m/2। ये एंटी क्लॉकवाइज है तो ये भी एंटी क्लॉकवाइज होगी, ठीक है। तो हमारे पास फार एंड इज सिंपली सपोर्टेड अगर होगा, तो यहाँ पे मोमेंट फार एंड पे जीरो आएगी, ठीक है। अगर सिंपली सपोर्टेड है, ये वाली एंड को नहीं देखना है, फार एंड को देखना है कि फार एंड कौन सी है। अगर यहाँ पे फार एंड हमारे पास सिंपली सपोर्टेड है, यहाँ पे ये फिक्स्ड है पहली वाली, ठीक है, तो वो हमें देखना है कि फार एंड कैसी है। यहाँ पे एम हमने मोमेंट लगाई, दूसरी एंड पे जीरो मोमेंट इंड्यूस होगी, ठीक है। अगर हमारे पास एक कैंटिलीवर बीम है, तो उसकी फार एंड पे क्या है कि यहाँ पे एम मोमेंट लगाई हमने, फ्री एंड पे हमने लगानी है एम मोमेंट, और हमें फार एंड जो फिक्स्ड एंड होगी ना, इस पे आ जाएगी हमारे पास एम एम नेगेटिव, ये यहाँ पे माइनस एम होगा, ठीक है। तो यहाँ पे नेगेटिव मोमेंट आएगी, ये आ जाएगी। अगर ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है, तो ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होगी, इसके ऑपोजिट में होगी, और सेम इसका मैग्नीट्यूड सेम होगा लेकिन ऑपोजिट डायरेक्शन में होगी, ठीक है। तो ये सारी मोमेंट्स इसमें आपको याद रखनी होंगी कि कैरी ओवर मोमेंट कितनी आएगी। अब यहाँ पे ये वाला केस एक ये और ये, इसमें थोड़ी सी कंफ्यूजन हो सकती है। तो आपको याद रखना है कि ये कैंटिलीवर बीम जो है ना, जो जिस एंड को हम देख रहे होंगे ना, वहां पे वो एंड बिल्कुल फ्री होगी, और जिस एंड में हम यहाँ पे देख रहे थे ना, यहाँ पे आपको एक मतलब एक तरह से प्रॉप कैंटिलीवर की तरह आप इसको देख सकते हो। यहाँ पे एक वो है, हिंज है या रोलर है, और उसके सामने आपको एक फिक्स्ड एंड दिख रही है, ठीक है। तो आपको ये याद रखना है कि कैंटिलीवर अगर बीम है, तो फार एंड जो होगी ना, उस पे मोमेंट आएगी -m, ठीक है। तो अब इसी चीज की हेल्प से हम ये भी निकाल सकते हैं कि कैरी ओवर फैक्टर क्या होगा। कैरी ओवर फैक्टर क्या होता है? कैरी ओवर मोमेंट अपॉन अप्लाइड मोमेंट, ठीक है। सिंपल कैरी ओवर मोमेंट जितनी भी आ रही है, उस हमने जो अप्लाइड थी उससे डिवाइड कर देना है, तो हमें कैरी ओवर फैक्टर मिल जाएगा। जैसे कि अगर हम इस केस के लिए कैरी ओवर फैक्टर निकाले, तो अप्लाई हमने मोमेंट कितनी की थी? अप्लाई हमने m मोमेंट करी थी, हमें कैरी ओवर मोमेंट कितनी मिली? m/2, तो इसका कैरी ओवर फैक्टर आ गया 1/2। यहाँ पे देखिए, अगर हम कैरी ओवर फैक्टर, हमने अप्लाई करी थी m मोमेंट और हमें कितनी मिली? 0, तो इसका कैरी ओवर फैक्टर 0 हो जाएगा। यहाँ पे अगर हम देखें कैरी ओवर फैक्टर, यहाँ पे हो जाएगा हमने अप्लाई करी थी m मोमेंट और हमें क्या मिली है? -m, ठीक है। तो ये -1 हो जाएगा कैरी ओवर फैक्टर इन केस ऑफ कैंटिलीवर बीम, ठीक है। इसके बाद हमारे पास आती है स्टिफनेस। स्टिफनेस क्या है? इट इज द फोर्स रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस यूनिट डिफॉर्मेशन। जो फोर्स लगाने से यूनिट डिफॉर्मेशन आ जाएगी ना, वही हमारे लिए स्टिफनेस हो जाएगी। स्टिफनेस की वैल्यू हो जाएगी फोर्स पर यूनिट डिफॉर्मेशन, जो कि डिफॉर्मेशन की वैल्यू 1 हो गई, ठीक है। फिर उसके बाद, या फिर अगर हम देखें तो मोमेंट भी एक तरीके से फोर्स होती है ना, तो इसका एक और फॉर्मूला हो सकता है, इसका एक और मेथड हो सकता है इसको निकालने का, मोमेंट रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस यूनिट स्लोप। तो यहाँ से हम देखेंगे मोमेंट रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस यूनिट स्लोप, यहाँ पे हम स्लोप जो है वो यूनिटी कंसिडर करके चलेंगे, तो ये हो जाएगा m/थीटा, थीटा की वैल्यू 1 होगी, ठीक है। तो ये स्टिफनेस होती है। अब यहाँ पे आपको याद क्या रखना है कि अगर हमारे पास फार एंड जो है ना, वो फिक्स्ड है, फॉर एंड इज, यहाँ पे ये फार एंड इज फिक्स्ड है, ठीक है। अगर हमारे पास फार एंड इज फिक्स्ड, तो इस वाले हम जॉइंट से देख रहे हैं और फार एंड हमारे पास फिक्स्ड है, तो हमारी स्टिफनेस क्या हो जाएगी? 4EI/L, ठीक है। ये आपको याद रखना है कि 4EI/L हो जाएगी हमारी, फार एंड अगर फिक्स्ड होगी तब हो जाएगी स्टिफनेस। और अगर हमारे पास ये वाले एंड से हम देख रहे हो और फार एंड जो सिंपली सपोर्टेड है, तो हमारे पास स्टिफनेस हो जाएगी 3EI/L, ठीक है। तो ये दो आपको फॉर्मूलाज भी याद रखने पड़ेंगे, 4EI/L और
3 EI/L, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब इस चीज से रिलेटेड यहाँ पे एक और चीज है, स्टिफनेस से रिलेटेड, डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर। डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर क्या होता है, हमारे पास एक जॉइंट के लिए हम इसको निकालते हैं। ठीक है, तो जो स्टिफनेस होगी ना एक मेंबर की जिसको हम कंसिडर करे होंगे, उससे अगर हम डिवाइड कर देंगे हमारी स्टिफनेस टोटल जो होगी उस जॉइंट पे, जितने भी सब मेंबर्स की जो स्टिफनेस होगी, तो हमें उस मेंबर का डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर मिल जाएगा। मतलब जो जब हम मोमेंट को डिस्ट्रीब्यूट कर रहे होंगे तो उस टाइम पे ये काम आएगा। ठीक है, ये हम जब क्वेश्चन करेंगे तो आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। ठीक है, इसके सिवाय आप लोगों को पता होनी चाहिए फिक्स एंड मोमेंट्स। फिक्स एंड मोमेंट्स जो है आप बाकी सब याद कर लेना, एक दो केसेस में मैं आपको बता देती हूँ। जैसे अगर हमारे पास लोड बिल्कुल सेंटर पे लगा होगा तो दोनों ही साइड्स पे जो दोनों फिक्स एंड्स है ना, दोनों पे ऑपोजिट मोमेंट आएंगी और उसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, मैग्नीट्यूड इक्वल होगा यहाँ पे PL/8 होगा। ये सेंटर पे लोड लगा, यहाँ पे भी L/2 है, यहाँ पे भी L/2 है, तो इसका जो मैग्नीट्यूड होगा दोनों साइड पे PL/8 और डायरेक्शंस ऑपोजिट होंगी। ठीक है, सेम वे में हर जगह यहाँ पे भी मोमेंट जो होगा वो ऑपोजिट डायरेक्शन में होगा। हर जगह इक्वल मैग्नीट्यूड नहीं होगा बट ऑपोजिट डायरेक्शन में जनरली होता है। मोमेंट के केस में कई बार अगर मोमेंट लगी हो तो वो अलग हो सकता है, वो भी एक केस है, बट आपको जनरली मोमेंट इस तरीके से ही मिलेंगी। अगर लोड W लगा हुआ यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड तो ये हो जाएगा WL²/12। ठीक है, तो ये हो जाएगा एक केस। और एक और केस यहाँ पे मैं बता देती हूँ, अगर लोड लगा हुआ है, अगर ये सपोज L/2 पे लगा है, यहाँ पे पहले केस में L/2 था, अगर सपोज ये L/2 मतलब सेंटर पे ना लग के कहीं और लग जाता है और A डिस्टेंस जो है वो इधर वाली साइड A डिस्टेंस है इस लोड के और दूसरी वाली साइड पे है B डिस्टेंस, तो ये मोमेंट क्या आ जाएंगी, यहाँ पे मोमेंट हो जाएंगी PAB² अपॉन L²। L टोटल है। ठीक है, A+B जो है टोटल जो है ना वो L है, L=A+B। ठीक है, तो ये हो जाएगा इधर वाली साइड मोमेंट, दूसरी वाली साइड क्या हो जाएगी PB²A अपॉन PA²B, यहाँ पे हो जाएगा। मतलब हमें क्या करना है, PA²B/L²। हमें क्या करना है, ये जो लोड है ना इसके ऑपोजिट वाला जो होगा ना, जैसे ये P इसके ऑपोजिट में A है ना, यहाँ पे अगर हम इस एंड से देखें तो इसके ऑपोजिट में A है ना, तो ये A वाले के ऊपर स्क्वायर आएगा। यहाँ पे अगर हम देखें तो इसके ऑपोजिट, इस वाले के ऑपोजिट B वाली साइड है ना, तो B के ऊपर स्क्वायर आएगा। ठीक है, तो ये कुछ एक मोमेंट्स है जो याद होनी ही होनी चाहिए, बाकी भी आपको याद करने की जरूरत है बट ये आपको तीनों केसेस तो याद होनी चाहिए। इसके सिवाय आपको बेंडिंग मोमेंट और शेयर फोर्स का कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। आप ट्रिक्स वगैरह से भी जैसे शेयर फोर्स डायग्राम्स वगैरह और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम्स बना सकते हो, जैसे भी आपको पता है। बट एक एक ये दो केस हैं जो आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट बेंडिंग मोमेंट के आपको याद रखने होंगे। यहाँ पे ये जो अगर हमारे पास एक सिंपली सपोर्टेड बीम है और उसके ऊपर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड लगा हुआ है इस तरीके से पूरी बीम में, तो इसका जो सेंटर वाला पोर्शन होगा ना, पहले तो ये पैराबोलिक इस तरीके से बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनेगी और इसका सेंटर वाला जो पोर्शन होगा ना, जो इसका बिल्कुल सेंटर वाला पोर्शन होगा उसी पे मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट आएगी और उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी WL²/8। ठीक है, और सेम वे में अगर हमारा लोड सेंटर पे लगा है और हमें निकालनी है ये शेयर फोर्स डायग्राम, बेंडिंग मोमेंट डायग्राम जो है यही निकालनी है और इसका जो पीक है हमें देखना है, तो यहाँ पे पीक की वैल्यू हो जाएगी PL/4। ये दो केसेस तो आपको याद होने ही होने चाहिए। अब इतना सब कुछ जानने के बाद मैं आपको बता देती हूँ मोमेंट डिस्ट्रीब्यूशन मेथड को सिर्फ इस 5 स्टेप से हम समझ सकते हैं। ठीक है, सिर्फ ये 5 स्टेप्स आपको लगाने हैं और आपका मोमेंट डिस्ट्रीब्यूशन मेथड से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। अब यहाँ पे आपको मैं स्टेप बाय स्टेप आपको क्वेश्चन की हेल्प से ये समझा देती हूँ। सबसे पहले तो हमें यहाँ पे क्या करना है, फाइंड करनी है डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर। सबसे पहले आपको हमेशा क्या करना है, हर एक जॉइंट जितना भी दे रखे हैं उन सब के लिए डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर निकाल देनी है। ठीक है, जैसे अगर हमारे पास ये एक क्वेश्चन है, हमें क्या करना है, इस क्वेश्चन में हमें निकालनी है हमारे पास बेंडिंग मोमेंट डायग्राम आपको दिख रही है यहाँ पे, ये निकालनी है। ठीक है, क्वेश्चन में हमें बेंडिंग मोमेंट डायग्राम इस बीम की कंटिन्यूस बीम जो दी हुई है इसकी हमें निकालनी है। तो हम कैसे निकालेंगे, हम क्या करेंगे, सबसे पहला स्टेप
हमें मोमेंट डिस्ट्रीब्यूशन मेथड से निकालनी है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले स्टेप यही होगा कि हम इसका डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर निकालेंगे। डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर निकालने के लिए हर एक जॉइंट पे निकाला जाता है। यहाँ पे सिर्फ एक बी जॉइंट आपको दिख रहा है जो दो मेंबर्स के साथ कनेक्टेड है, ठीक है। तो हम बी जॉइंट एक पहले लिख देंगे जॉइंट, और ये हमारे पास है बी जॉइंट सिर्फ, ठीक है। फिर उसके बाद हमारे पास आएगा मेंबर्स, जो भी मेंबर्स इसके साथ कनेक्टेड है। हमारे पास आ गए मेंबर्स, जो कि है एक तो बी से ए कनेक्टेड है, बी ए हो जाएगा, और बी सी हो जाएगा, ठीक है। ए बी और सी बी नहीं लिखना आपको, बी ए और बी सी लिखना है, क्योंकि हम बी जॉइंट पे हैं और उसी से हम फार एंड्स को देख रहे हैं। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे हमें निकालनी है स्टिफनेस। स्टिफनेस क्या होगी, स्टिफनेस आप देखो, अगर हम बी पॉइंट पे हैं, ठीक है, बी जॉइंट पे इस टाइम पे हम हैं, तो अगर हमें इसको देखना है, फार एंड को देखना है, बी से हम ए की तरफ देख रहे हैं, तो ये सिंपली सपोर्टेड है, सिंपली सपोर्टेड एंड होती है, तो इसकी स्टिफनेस क्या हो जाती है, 3EI अपॉन एल, है ना। यही होती है 3EI बाय एल, ये हो जाती है इसकी स्टिफनेस। अब ये 3EI बाय एल है ना, तो ये हो जाएगा 3EI अपॉन एल की जगह क्या आ जाएगा, 4, क्योंकि ये 2 + 4 इसका जो स्पैन है, इस वाले जो जॉइंट है, ये जो मेंबर है, इसका स्पैन हो जाएगा 4, ठीक है। फिर उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट जो है, अगर हम बी से सी की तरफ देख रहे हैं, तो फार एंड फिर से सिंपली सपोर्टेड है, फिर से यही फॉर्मूला लगेगा 3EI अपॉन एल, तो ये हो जाएगा 3EI, और एल यहाँ पे क्या है, यहाँ पे 6 मीटर का हमारे पास स्पैन है, तो 6 मीटर हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारी आ गई स्टिफनेस। अब हम निकालेंगे सम ऑफ स्टिफनेस। सम ऑफ स्टिफनेस के लिए हम दोनों को हम सम कर देंगे, तो ये आ जाएगा 5EI/4, ठीक है। ये हमारा सम आ जाएगा। अब हम क्या करेंगे, डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर निकालेंगे। डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा स्टिफनेस अपॉन सम ऑफ स्टिफनेस। दोनों के लिए, दोनों मेंबर्स के लिए अलग से निकलेगा डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर, तो दोनों मेंबर्स का अलग अलग डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर हमें पता चल जाएगा। यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर अगर हम मेंबर बी ए के लिए देखें, तो वो हो जाएगा हमारे पास, अगर ई आए तो दोनों में सेम हो, वो तो कैंसिल ही होने वाला है, तो मैं सिर्फ लिखती हूँ यहाँ पे 3EI, 3/4, EI को मैं हम छोड़ रहे हैं, 3/4 अपॉन 5/4, तो ये आ जाएगा 3/5। दूसरा वाला जो मेंबर है बी सी मेंबर, इसके लिए डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर क्या हो जाएगा, 3/6 डिवाइडेड बाय 5/4, इसकी वैल्यू यहाँ पे हो जाएगी 2/5, ठीक है। ये हो जाएगा। फिर उसके बाद अब हमें डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर पता चल चुका है, तो यहाँ पे मैं डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर हाईलाइट भी कर देती हूँ। अब हम क्या करेंगे, डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर पता चलने के बाद हम क्या करेंगे, अब हम देखेंगे नेक्स्ट स्टेप, जो कि क्या होगा, हमें क्या करना है, अब हमें सारी जो हमारे पास जॉइंट्स है ना, सबको हमने फिक्स मान के और उसकी फिक्स एंड मोमेंट्स निकालनी है, जो कि यहाँ पे स्टेप लिखा हुआ है, फाइंड फिक्स एंड मोमेंट्स फिक्स एंड मोमेंट्स बाय शोइंग ऑल द जॉइंट्स फिक्स। चाहे वो फिक्स होगा नहीं होगा, तो भी हमने हर एक जॉइंट को फिक्स शो करके फिक्स एंड मोमेंट्स निकाल लेंगे। अब देखो यहाँ पे ए बी जो है ना, वैसे तो ये फिक्स नहीं थे, दोनों ही जॉइंट्स आपको दिख रहे हैं, सिंपली सपोर्टेड है, लेकिन हम इनको फिक्स मान के चलेंगे और इसकी फिक्स एंड मोमेंट्स निकालेंगे। फिक्स एंड मोमेंट्स कैसे निकालेंगे, इसके ऊपर जितनी भी लोडिंग दी होगी ना, वो शो करनी है, लेकिन हमें जैसी भी लोडिंग जितनी भी दी होगी, सेम लोडिंग हमें यहाँ पर शो कर देनी है। ये हो जाएगा, हमारे पास लोडिंग दी हुई है 6 किलो न्यूटन, ठीक है, और यहाँ पे 6 न्यूटन दी हुई है, किलो न्यूटन दी हुई है, यहाँ 6 किलो न्यूटन पर मीटर है, ठीक है। ये है यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड, और यहाँ पे है पॉइंट लोड। अब जो पॉइंट लोड है, इसके लिए फिक्स एंड मोमेंट मैंने आपको बताई थी क्या होती है, ये होती है PL/8, है ना, PL/8। तो यहाँ पे P की वैल्यू है 6, और L की वैल्यू हमारे पास स्पैन है 2 + 2 4, तो ये आ जाएगा 4/8। तो यहाँ से ये 2 और 2 के साथ 6 कैंसिल हुआ, तो ये 3 आ गया। तो मतलब कि इसकी जो मोमेंट आई है, फिक्स एंड मोमेंट्स जो है, दोनों की दोनों आएगी 3 किलो न्यूटन पर मीटर, 3 किलो न्यूटन पर 3 किलो न्यूटन मीटर, सॉरी, हाँ, 3 किलो न्यूटन मीटर हो जाएगी इसकी दोनों की फिक्स एंड मोमेंट्स। अब इस वाले के लिए अगर हमें फिक्स एंड मोमेंट देखनी हो, तो ये जो है इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, WL²/12, और W है हमारे पास 6, L कितना है, L भी हमारे पास 6 है, तो 6 का स्क्वायर अपॉन 12। इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 6 के साथ हमने 12 कैंसिल किया, फिर उसके बाद 6 × 3, इसके साथ ये कैंसिल करा ना,
तो यहाँ पे ये 6 था, तो ये यहाँ से 6 की जगह ये 3 हो गया, ठीक है। 6 3 जा कितना हुआ 18। तो मतलब कि दोनों एंड्स पे क्या मोमेंट आएगी 18 किलो न्यूटन मीटर, दोनों एंड्स पे आ गई 18 किलो न्यूटन मीटर। हमने सबकी जो फिक्स एंड मोमेंट्स है वो हम निकाल चुके हैं, हर एक जॉइंट की अगर हमें फिक्स एंड मोमेंट्स निकालनी थी ना तो हमने निकाल लिए। इसकी आ गई है दोनों साइड पे 18 और यहाँ पे आ गई 3। इसके बाद क्या है, इसके बाद हमें क्या करना है, रिलीज द एंड सपोर्ट्स इफ नॉट फिक्स बाय अप्लाइंग ऑपोजिट मोमेंट। एंड सपोर्ट्स को हमें रिलीज करना है। यहाँ पे आपको दिख रहा है कि ये एंड सपोर्ट्स जो है ना, ये यहाँ पे सिंपली सपोर्टेड है, फिक्स्ड नहीं है, इसलिए अब हम उसको रिलीज करके इसकी जगह पे जैसे हमने यहाँ पे बनाया था ना, ये दोनों एंड्स जो है फिक्स्ड बनाई है ना, इनको रिलीज करके हमने इसकी जगह सिंपली सपोर्टेड एंड करनी है, क्योंकि क्वेश्चन में सिंपली सपोर्टेड दी हुई है, ठीक है। तो हम कैसे अप्लाई करेंगे, अब इसको रिलीज कैसे करेंगे, बाय अप्लाइंग द ऑपोजिट मोमेंट। इक्वल मैग्नीट्यूड की हमने ऑपोजिट मोमेंट लगा देनी है और ये रिलीज हो जाएगी। इक्वल मैग्नीट्यूड की हम लगाएंगे, अगर यहाँ पे 18 लगी हुई है ना, तो सेम वे में यहाँ पे भी 18 लगेगी इसके ऑपोजिट डायरेक्शन में। और पहले हम पहले वाली लिख देते हैं, ये आ जाएगी 3, यहाँ पे भी 3 लगी हुई थी और यहाँ पे 18 पहले से लगी हुई थी, ठीक है। तो हमने 18 इसके ऑपोजिट लगा दी। अब यहाँ पे मोमेंट हमने 18 की लगाई, तो इसका इफेक्ट जो है दूसरी वाली फार एंड पे भी जाएगा। तो फार एंड पे क्या इफेक्ट जाएगा, अगर फार एंड फिक्स्ड होती है तो इसका इफेक्ट जाता है हाफ, m/2 जाता है ना, हमने अभी भी डिस्कस करा है कैरी ओवर मोमेंट कितनी होगी, यहाँ पे आ जाएगा 18/2 जो कि हो जाएगा 9, ठीक है। तो सेम वे में इस पे भी हम ऑपोजिट मोमेंट लगा देंगे 3 की, और जिसका इफेक्ट यहाँ पे क्या दिखेगा 3/2, कैरी ओवर मोमेंट यहाँ पे आएगी 3/2, जिसकी वैल्यू हो जाएगी 1.5, ठीक है। ये हमारा हो गया थर्ड स्टेप। अब मैं इसको एक बार डायग्राम को फिर से अच्छे से बना देती हूँ, ताकि अब आपको दिखे कि ये जो हमारे पास ऑपोजिट मोमेंट्स लगाने के बाद ये दोनों तो कैंसिल हो गई, यहाँ पे कोई मोमेंट नहीं आएगी, इस जगह पे आपको मोमेंट दिखेगी जो कि 3 + 1.5 यानी कि 4.5 होगी। और यहाँ पे भी हमारे पास कोई मोमेंट नहीं आएगी इस एंड पे। और यहाँ पे अब आपको मोमेंट मोमेंट कितनी दिखेगी 18 + 9 जो कि हो जाएगी 27, ठीक है। तो इतनी मोमेंट आपको दोनों साइड पे अब दिख रही है। अब इसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, ये हमारा होगा थर्ड स्टेप। तो फोर्थ स्टेप क्या होगा, पहले तो मैं आपको यहाँ पे स्टेप्स भी लिख देती हूँ। ये हमारा फर्स्ट स्टेप था जिसमें हमने डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर निकाले थे। सेकेंड स्टेप था जिसमें हमने फिक्स एंड करके इनकी फिक्स एंड मोमेंट्स निकाली थी। फिर उसके बाद थर्ड स्टेप हमारा ये हो गया जिसमें हमने इसको रिलीज करे हैं, एंड सपोर्ट्स जो है वो फिक्स की जगह अब हमने रिलीज कर दिए उसको फिक्स एंड्स को, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, रिलीज करेंगे इंटरमीडिएट सपोर्ट्स को। पहले हमने फिक्स सपोर्ट्स को रिलीज कर जो हमारी एंड सपोर्ट्स थे उनको रिलीज करा, अब हम इंटरमीडिएट सपोर्ट को रिलीज करेंगे, बट हम इसको अब हम रिलीज करेंगे बेस्ड ऑन द डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर। अब हम डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर कैसे लगाएंगे ये भी आपको ध्यान रखना है। यहाँ पे अगर हम देखें, ये बी जो है ना, ये बी पॉइंट जो था, बी जॉइंट जो था, ये जॉइंट एक ही है ना, तो इसके ऊपर टोटल कितनी मोमेंट आ रही है अब हमें ये देखना है। ये हो जाएगी 27 - 4.5, 22.5, ठीक है। जो इसकी वैल्यू होगी इसका ओवरऑल इम्पैक्ट आ जाएगा 22.5, मतलब 22.5 जो मोमेंट लगी हुई है, और 27 का मैग्नीट्यूड ज्यादा है तो यही इसका डायरेक्शन हो जाएगी। अगर ये है हमारे पास एंटी क्लॉकवाइज है ना ये वाली, तो हमें सेम मोमेंट लगानी है जो कि 22.5 की मोमेंट यहाँ पे लगानी है, लेकिन ये एंटी क्लॉकवाइज है तो वो क्लॉकवाइज हमें लगानी होगी, ठीक है। अब इसको हम क्लॉकवाइज लगाएंगे, लेकिन क्लॉकवाइज कैसे लगाएंगे, हम डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर का यूज करके लगाएंगे, ठीक है। यहाँ पे हमें डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर का यूज करना और इसी को अप्लाई करना है। जो हमारे पास पहले से थी ना मोमेंट्स, हमने वो भी लिख देनी है, ये आ गई 4.5, ठीक है। और जो दूसरी वाली है वो हमें कैसे लगानी है, ये आ जाएगी 27, यहाँ पे पहले से थी, ठीक है। तो ये हम डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर के अकॉर्डिंग लगाएंगे 22.5 जो कि क्लॉकवाइज होनी चाहिए। तो ये क्लॉकवाइज यहाँ पे 22.5 इंटू यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर था 2/5 और पहले वाले में 3/5, ठीक है। तो यहाँ पे ये क्लॉकवाइज कैसे होगा, ये इस तरीके से सेम डायरेक्शन में हो जाएगी यहाँ पे, लेकिन ये है तो ये क्लॉकवाइज है ना, क्लॉकवाइज 22.5 इंटू 3/5, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, पहले वाली का इन दोनों का सम करके देखते हैं।
22.5 इंटू 3/5 प्लस 4.5, इसकी वैल्यू आएगी 18। और यहाँ पे अगर हम सम करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 27 प्लस 22.5 इंटू 2/5, इसकी भी वैल्यू यहाँ पे माइनस आएगा, सॉरी, यहाँ पे ये आ जाएगा माइनस। और आप देखोगे जब आप कैलकुलेशन करोगे तो इसकी भी वैल्यू सेम ही आएगी, जो कि 18 ही हो जाएगी। दोनों का मैग्नीट्यूड टोटल हो जाएगा 18 किलो न्यूटन मीटर। अब हमें क्या फाइंड आउट करनी थी, फाइंड एंड मोमेंट्स, और उसको नोट डाउन कर लेना था। अब हमें एंड मोमेंट्स जो दोनों मतलब पूरी प्रोसेस करने के बाद जितनी भी मोमेंट मिली है वो हमें पता चल चुकी है, जो कि 18 किलो न्यूटन पर मीटर है। अब हम क्या करेंगे, अब हम बनाएंगे बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। ठीक है, अब हमारी बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बन जाएगी, शेयर फोर्स डायग्राम भी बन जाएगी। अब हम बहुत इजीली बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बना लेंगे। सबसे पहले तो ये जो हमारे पास लोड दिए हुए हैं, इसकी वजह से जो बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनेगी वो हम बना लेते हैं। यहाँ पे ये हो जाएगी, पॉइंट लोड है इसलिए लीनियर डायग्राम होगी इस तरीके से। ठीक है, और मैक्सिमम इसका मैग्नीट्यूड होगा सेंटर पे जहाँ पे पॉइंट लोड होगा, और इसकी वैल्यू हो जाएगी PL/4। और P की वैल्यू यहाँ पे 6 है, L की वैल्यू यहाँ पे 4 है अपॉन 4। ये 4 मीटर का था ना, और ये 6 मीटर का था। ठीक है, तो यहाँ पे ये आ जाएगी 6, इसका मैग्नीट्यूड हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे इसका मैग्नीट्यूड 6 हो जाएगा, मैक्सिमम मैग्नीट्यूड। ठीक है, और ये जो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड है तो डायग्राम जो होगी वो पैराबोलिक बनेगी। और इसका जो मैग्नीट्यूड, जो मैक्सिमम मैग्नीट्यूड सबसे ज्यादा, यहाँ पे मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट डायग्राम की वैल्यू जो होगी, मैक्सिमम वैल्यू ये हो जाएगी WL²/8, जो हम ऑलरेडी बता चुकी हूँ मैं आपको शुरुआत में। तो ये आ जाएगी यहाँ पे 6 इंटू ये L6²/8, मतलब ये आ जाएगा 3 क्यूब। मैंने 2 से सबको डिवाइड कर दिया, सारे 6 को, तो ये आ जाएगा यहाँ पे 27। ठीक है, अब हमने जो बी जॉइंट पे बेंडिंग मोमेंट निकाली थी ना, उसका मैग्नीट्यूड था 18। ठीक है, तो इसका मैग्नीट्यूड हमारे पास 18 था, जो कि 27 से कम है। ठीक है, तो यहाँ पे जो इसका मैग्नीट्यूड था 18 था, और साइड पे यहाँ पे दोनों जगह सिंपली सपोर्टेड बीम है, सिंपली सपोर्टेड एंड्स है, मतलब हिंज और ये रोलर है। तो यहाँ पे जो साइड्स होंगी वहां पे 0 होगी वैल्यू, और सेंटर पे मैक्सिमम वैल्यू होगी। और इसी तरीके से ये डायग्राम बनेगी। ठीक है, लीनियर डायग्राम होगी। तो यहाँ पे जो ये 18 था ना, ये वाली जो अभी जो हमने बनाई है बेंडिंग मोमेंट जो डायग्राम, जो कि ओवरलैप कर रही है इसके ऊपर, ये नेगेटिव होगी। ठीक है, और जो हमने पहले बनाई थी ना वो दोनों की दोनों पॉजिटिव थी। अब जहां जहां पे ओवरलैप होगा इन दोनों डायग्राम्स का, उस पॉइंट पे कोई भी वैल्यू नहीं आएगी, क्योंकि पॉजिटिव और नेगेटिव ओवरलैप करके कोई वैल्यू नहीं आती है उनकी। ठीक है, तो बाकी सब जगह पे हम शेड कर सकते हैं, और वहां पे बाकी सब जगह पे डायग्राम्स होगी। ठीक है, तो ये हमारी डायग्राम है, बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। इस तरीके से कुछ दिखेगी हमारी बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। आप पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्शन भी देख सकते हो यहाँ पे, क्लियरली आपको डायग्राम से ही सब कुछ समझ आ जाएगा। इस तरीके से आपको डायग्राम बनानी है। अब हम जल्दी से बना लेते हैं शेयर फोर्स डायग्राम। और शेयर फोर्स डायग्राम बनाने के लिए हमें क्या चाहिए, हमें पहले फोर्सेस निकालनी होगी। हम क्या करेंगे, पहले तो फोर्सेस निकालेंगे। इसी जो हमारे पास दो स्पैन्स है इस बीम के, इनको हम सेपरेटली ड्रॉ करके शेयर फोर्स फोर्सेस जो होंगी इस पे वो निकाल लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ये आ गया 6 किलो न्यूटन, यहाँ पे लोड लगा हुआ है। और यहाँ पे मोमेंट जो थी, यहाँ पे है ये पहले 6 किलो न्यूटन। और मोमेंट जो है इसकी डायरेक्शन हमें ध्यान रखनी है हमेशा। यहाँ पे ये 27 का मैग्नीट्यूड ज्यादा है, तो ये इस तरीके से होगी एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, तो ये हो जाएगी एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। यहाँ पे आ जाएगा 18, और ये भी एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में 18। ठीक है, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, डायरेक्शन भी सेम है। ये आ गया 18। अब हमें क्या करनी है, अब बनानी है फोर्सेस। पहले तो 6 किलो न्यूटन की ऑपोजिट हम दोनों ही जगह पे लगा देते हैं, 3 और 3 किलो न्यूटन दोनों के लिए आ गया। सिमेट्रिक है तो दोनों को इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। अब इस मोमेंट के लिए किलो न्यूटन मीटर होगी इसकी यूनिट। तो ये जो मोमेंट है इसके ऑपोजिट हमारे पास कोई फिक्स एंड तो है नहीं है, तो इसलिए हम लगाएंगे कपल। और ये एंटी क्लॉकवाइज है, इसलिए हमें
कपल जो होगा वो क्लॉकवाइज लगाना पड़ेगा। तो यहाँ पे आ जाएगा, इसका मैग्नीट्यूड 8/4 होगा, क्योंकि यहाँ पे 4 मीटर का इसका स्पैन था। तो ये आ गया 8/4, यहाँ पे भी 18/4, ये दोनों 18/4 हो गए। अब हम वैल्यू भी निकाल ही लेते हैं साथ में। 18/4 यानी कि 4.5 हो जाता है ना, 9 का हाफ। तो ये आ जाएगा 4.5 प्लस 3, यानी कि ये 7.5 वैल्यू होगी। यहाँ पे जो है ये आ जाएगा 4.5 -3, क्योंकि एक दूसरे के ऑपोजिट है, और इसकी वैल्यू हो जाएगी हमारे पास 1.5। ठीक है, और वो भी डाउनवर्ड है, और यहाँ पे ये अपवर्ड है। ठीक है, क्योंकि ये जो है ये 4.5 वैल्यू जो थी ये डाउनवर्ड थी ना, ये मैक्सिमम जो ज्यादा होगी उसी के अकॉर्डिंग होगा। फिर उसके बाद अब हम ये वाली अगर स्पैन को देखें, ये वाली जो बीम है जिसको हमने सेपरेटली ड्रॉ करा हुआ है, इसके ऑपोजिट कितनी लोड लगेगा, 6 kN पर मीटर का हमारे पास लोड लगा हुआ है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड। और कितने स्पैन पे लगा हुआ है, स्पैन हमारे पास है 6 मीटर। तो इसका टोटल लोड कितना आ जाएगा, ये इसको अगर हम पॉइंट लोड में कन्वर्ट करेंगे तो 6 × 6 36 kN हमारे पास टोटल लोड है, जिसको हमने दोनों साइड इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो मतलब 36/2 जो कि 18 हो जाएगा दोनों साइड। ठीक है, अब ये जो 18 kN हमारे पास मोमेंट है, इसके ऑपोजिट भी हमें मोमेंट लगानी पड़ेगी। ये है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो हमें क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मोमेंट लगानी होगी। ये इस तरीके से हमने लगा दी, और दोनों का इक्वल मैग्नीट्यूड होगा, लेकिन डायरेक्शंस ऑपोजिट होती है ना। कपल के लिए हमने कपल बनाया, अब ये आ जाए 18.4 और यहाँ पे भी 18.4। ठीक है, तो यहाँ पे अब हम सम फिर से निकाल लेते हैं। ये 18 + 4.5 यानी कि 22.5 हो जाएगा, और यहाँ पे 18 - 4.5, और ये पहले तो ये अपवर्ड हो जाएगा, ये आ जाएगा 18 - 4.5, जो कि हमारे पास हो जाएगा 13.5, है ना। ये हो गया 13.5, ये हमारी फोर्सेस आ गई। अब मैं यहाँ पे एक और चीज बता दूं कि इन दोनों का कंबाइन इफेक्ट आएगा बी पे। ठीक है, तो 22.5 - 1.5 हमें करना होगा, जो कि हो जाएगा 21। ठीक है, अब हम बनाएंगे शेयर फोर्स डायग्राम। और हमारे पास जहाँ पे पॉइंट लोड होता है, शेयर फोर्स डायग्राम आपको पता होगा 0 डिग्री की होती है। ठीक है, स्ट्रेट लाइन होगी, हॉरिजॉन्टल होगी, और 0 डिग्री की लीनियर होगी ये। ठीक है, तो हम 7.5 यूनिट्स अपवर्ड जाएंगे, 7.5 अपवर्ड हम जाते हैं। फिर उसके बाद हमें 0 डिग्री चलना है, और फिर उसके बाद 6 kN का जहाँ पे लोड है ना, कंसंट्रेटेड लोड, वहां से हम डाउनवर्ड चलेंगे, और 1.5 यहाँ से बच गया। ठीक है, तो ये यहाँ पे 1.5 इसकी वैल्यू है, और उसके बाद हम फिर से स्ट्रेट चलते हैं। फिर उसके बाद जो हमारे पास यहाँ पे 21 यूनिट्स हमें जाना है अपवर्ड। ठीक है, 22.5 की वैल्यू ज्यादा है, इसलिए हम 21 हम यूनिट्स अपवर्ड चलेंगे। तो हमारे पास टोटल कितनी हो गई, 21 + 1.5, यानी कि 22.5 हम लोग अपवर्ड आ चुके हैं। ठीक है, अब हमें क्या करना है, हमारे पास यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड है, इसलिए इसके लिए डायग्राम जो होगी वो फिर से लीनियर होगी, लेकिन वो 1 डिग्री की होगी। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ से जाएंगे डाउनवर्ड। अब हम जाएंगे डाउनवर्ड और इस तरीके से। ठीक है, तो यहाँ से हम कितना डाउनवर्ड जाएंगे, हम जाएंगे 6 × 6, 6 kN/मीटर हमारे पास यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड है, और उसी के साथ 6 मीटर का स्पैन है, इसलिए हम 36 यूनिट्स जाएंगे डाउनवर्ड। अब हम 36 यूनिट्स डाउनवर्ड जाएंगे, तो उसमें से -22.5 करेंगे, तो हमारे पास क्या आएगा, ये आ जाएगा 4, और 114 - 0.5 13.5। ठीक है, तो ये 13.5 यूनिट्स हम लोग डाउनवर्ड है, और फिर उसके बाद हमारे पास 13.5 यूनिट का फोर्स लगता है, तो हम 13.5 यहाँ से अपवर्ड चले जाएंगे। तो ये हमारी शेयर फोर्स डायग्राम हो जाएगी।